लहरें गिनना एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए अर्जी लेकर आया। उससे कुछ देर बातचीत करने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी अधिकारी बना दिया। बीरबल, जो पास ही बैठा था, ये सब देख रहा था। उस आदमी के जाने के बाद वो बोला, ये आदमी जरूरत से ज्यादा चालाक जान पड़ता है, बेईमानी किए बिना नहीं रहेगा। थोड़े ही समय के बाद अकबर बादशाह के पास उस आदमी की शिकायतें आने लगी कि वह प्रजा को काफी परेशान करता है तथा रिश्वत लेता है। अकबर बादशाह ने उस आदमी का तबादला एक ऐसी जगह करने की सोची जहां उसे किसी भी प्रकार की बेईमानी का मौका न मिले। उन्होंने उसे घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया। उसका काम था घोड़ों की लीद उठवाना। मुंशी जी ने वहां भी रिश्वत लेना आरंभ कर दिया। मुंशी जी साइसों से कहने लगे कि तुम घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तौल में कम बैठी तो अकबर बादशाह से शिकायत कर दूंगा। इस प्रकार मुंशी जी प्रत्येक घोड़े के हिसाब से 1 रुपया लेने लगे। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने मुंशी जी को यमुना की लहरें गिनने का काम दे दिया। वहां कोई रिश्वत व बेईमानी का मौका ही नहीं था। लेकिन मुंशी जी ने वहां भी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा दिए। उन्होंने नावों को रोकना आरंभ कर दिया कि नाव रोको, हम लहरें गिन रहे हैं। अत नावों को 2-3 दिन रुकना पड़ता था। नाव वाले बेचारे तंग आ गए। उन्होंने मुंशी जी को 10 रुपए देना आरंभ कर दिया। अकबर बादशाह को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने लिखकर आज्ञा दी, नावों को रोको मत, जाने दो। उस मुंशी ने उस लिखित में थोड़ा सुधार कर टंगवा दिया, नावों को रोको मत, जाने दो, और वसूली करने लगे। अंततः बादशाह को उस मुंशी को सार्वजनिक सेवा से बाहर करना ही पड़ा। कहानी 2 बीरबल ने चोर को पकड़ा। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था। जब वो अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब चोर आकर मेरी पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहां थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे थे। उसकी ये बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी एक ने ही चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। ये कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर, न्याय, मेरी समस्या को दूर करें। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूं। महाराज, एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लुट चुकी थी। मैं बर्बाद हो गया। हुजूर, मेरी मदद करें। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसे किसी पर शक है आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात वो सभी कहां थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यहीं मिलेंगे। ये कह बीरबल ने सबसे हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था, बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस पूरी घटना को समझ नहीं पाया और असमंजस से बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया
कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, और इस डर से उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया और वो पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। सीख: गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नजरों में आ जाता है और उसका। कहानी 3 सबसे बड़ा मनहूस कौन। एक बार अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास कोई खास निजी सेवक था नहीं, सो महल का कूड़ा कचरा साफ करने वाले निम्न दर्जे के मामूली नौकर ने हिम्मत करके बादशाह को पानी का गिलास दिया। अकबर उसे अपने कमरे में देखकर चौंक गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि वे खुद को रोक नहीं पाए और पानी ले लिया। तभी वहां अकबर के खास सेवक आ पहुंचे। उन्होंने फौरन उस कचरा साफ करने वाले नौकर को कमरे से बाहर कर दिया और सभी अकबर की चापलूसी करने लगे। दोपहर हुई तो अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को बुलाया गया, पर फिर भी अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब राजवैद्य आए, उनके साथ राज्य ज्योतिष भी थे। उन्होंने कहा कि शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई है। अकबर बादशाह को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया। उन्होंने कहा कि आज सुबह मैंने उस कचरा साफ करने वाले के हाथ से पानी पिया था, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ है। उन्होंने गुस्से में उस नौकर को मौत की सजा दे दी। थोड़ी ही देर में सिपाहियों ने उस नौकर को कारागार में बंद कर दिया। बीरबल को जब इस बात का पता लगा तो वो उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वो उसे बचा लेंगे। बीरबल तुरंत अकबर के पास गए और उनका हालचाल लिया। तब अकबर ने बताया कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा मनहूस मुझे बीमार कर गया। ये बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को गुस्सा आया और वो बोले कि तुम्हें मेरी ये हालत देखकर मजा आ रहा है? तो बीरबल ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, एक बात पूछनी थी। अगर मैं उस नौकर से बड़ा मनहूस आपको ढूंढ कर दूं तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस नौकर को सजा से मुक्ति दे देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की ये शर्त मान ली और पूछा कि बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ पानी पीने से आपकी तबीयत खराब हुई, आप बिस्तर पर आ गए, लेकिन उसका तो सोचिए, वो तो आपकी प्यास बुझाने आया था, आपकी खिदमत कर रहा था। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसकी तो जान पर बनाई है, उसे तो मौत की सजा मिल गई, तो इसलिए उससे बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, चूंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की ये चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ देने के आदेश दिए और उसे इनाम भी दिया, और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले राज्य ज्योतिष को उसी वक्त घोड़े के तबेले में मुनिमगिरी के काम में लगा दिया गया। कहानी 4 अब तो आन पड़ी है। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्लाकर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का ये निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, ये सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहांपनाह, हम सेठ जन से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदीर क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। कहानी 5 ऊंट की गर्दन। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का ये सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, ये ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज,
कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। ये एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और ये कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। आदमी एक खूबियां तीन। एक बार अकबर और बीरबल बागीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की बोली बोलता है और गधे की बोली भी बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले गए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वो जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वो गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तब बीरबल बोले कि हुजूर, ये जो सजा के डर से बोल रहा है वो तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वो आदमी पूरी तरह नशे में था। वो अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूं, मैं यहां किसी से नहीं डरता हूं। बीरबल बोले कि हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर ये जो बोल रहा है ये शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल उसके गले से उतार दी। इस बार वो आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते हुए जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भांजते हुए मुंह से उलझुलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले कि हुजूर, अब ये जो बोल रहा है वो गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और ये मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। कहानी 6 मूर्खों की फहरिस्त। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुंहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूर दराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वो ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया, लेकिन किसी को भी ये उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी। सभी चाहते थे कि बीरबल ये मामला उठाए। बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वो बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करे बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दे। यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थम सी गई थी। उत्सुकता व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे।
इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहें, लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वो कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वो बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अतापता भी कोई नहीं जानता। वो आपको धोखा भी दे सकता है, इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वो व्यापारी वापस ही न लौटे। वो किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। कहानी 8 बादशाह का सपना। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने ये अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ ये है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ये सुनकर अकबर को बेहद क्रोध हो आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। कहानी 9 बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियां बीवी के रिश्ते पर चल निकली तो बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी बीवी से डरते हैं। मैं नहीं मानता। बादशाह ने कहा, हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूं। बीरबल ने कहा, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज से आदेश जारी करें कि किसी के भी अपने बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास में जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं। आप अपना आदेश वापस ले लें। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खींचकर बीरबल लौट गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया तो बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहें तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं? ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 है। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बादशाह ने कहा, हुजूर, 2 मुर्गे आप भी दे दें। बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेम गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। कहनी 10 सबसे बड़ा हथियार। अकबर और बीरबल के बीच कभी कभी ऐसी बातें भी हुआ करती थी जिनकी परख करने में जान का खतरा रहता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, संसार में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बादशाह सलामत, संसार में सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। बीरबल ने जवाब दिया। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुनकर अपने दिल में रख लिया और किसी समय इसकी परख करने का निश्चय किया। दैवयोग से एक दिन एक हाथी पागल हो गया। ऐसे में हाथी को जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता था। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की परख करने के लिए उधर तो बीरबल को बुलवा भेजा और इधर हाथी के महावत को हुक्म दिया कि जैसे ही बीरबल को आता देखे वैसे ही हाथी की जंजीर खोल दे। बीरबल को इस बात का पता नहीं था। जब वे बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार की ओर जा रहे थे तो पागल हाथी को छोड़ा जा चुका था। बीरबल अपनी ही मस्ती में चले जा रहे थे कि उनकी नजर पागल हाथी पर पड़ी।
जो चिंघाड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बीरबल हाजिर जवाब, बेहद बुद्धिमान, चतुर और आत्मविश्वासी थे। वे समझ गए कि बादशाह अकबर ने आत्मविश्वास और बुद्धि की परीक्षा के लिए ही पागल हाथी को छुड़वाया है। दौड़ता हुआ हाथी सूंड को उठाए तेजी से बीरबल की ओर चला रहा था। बीरबल ऐसे स्थान पर खड़े थे कि वो इधर उधर भागकर भी नहीं बच सकते थे। ठीक उसी वक्त बीरबल को एक कुत्ता दिखाई दिया। हाथी बहुत निकट आ गया था, इतना करीब कि वो बीरबल को अपनी सूंड में लपेट लेता। तभी बीरबल ने झटपट कुत्ते की पिछली दोनों टांगे पकड़ी और पूरी ताकत से घुमाकर हाथी पर फेंका। बुरा तरह घबराकर चीखता हुआ कुत्ता जब हाथी से जाकर टकराया तो उसकी भयानक चीखें सुनकर हाथी भी घबरा गया और पलटकर भागा। अकबर को बीरबल की इस बात की खबर मिल गई और उन्हें यह मानना पड़ा कि बीरबल ने जो कुछ कहा है वो सच है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। कहानी 11 सबसे बड़ी चीज। एक दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीरबल से जलने वाले सभी सभासद बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं होते थे तभी दरबारियों को मौका मिल जाता था। आज भी ऐसा ही मौका था। बादशाह के साले मुल्ला 2 प्याजा की शय पाए। कुछ सभासदों ने कहा, जहां पनाह, आप वास्तव में बीरबल को आवश्यकता से अधिक मान देते हैं। हम लोगों से ज्यादा उन्हें चाहते हैं। आपने उन्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं वो हम भी कर सकते हैं, मगर आप हमें मौका ही नहीं देते। बादशाह को बीरबल की बुराई अच्छी नहीं लगती थी, अतः उन्होंने उन चारों की परीक्षा ली। देखो, आज बीरबल तो यहां है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न बताइए बादशाह सलामत। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? और अच्छी तरह सोच समझकर जवाब देना, वरना मैं कह चुका हूं कि तुम लोगों को फांसी पर चढ़वा दिया जाएगा। बादशाह अकबर ने कहा, अट्टे जवाब हरगिज नहीं चलेंगे। जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो। बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूं। बादशाह ने कहा। चारों दरबारी चले गए और दरबार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है। एक दरबारी बोला, मेरी राय में तो अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह कोई चीज नहीं है। कोई दूसरा उत्तर सोचो। दूसरा बोला, सबसे बड़ी चीज है भूख, जो आदमी से कुछ भी करवा देती है। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, भूख भी बर्दाश्त की जा सकती है। फिर क्या है सबसे बड़ी चीज? 6 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुंचे और उसे पूरी घटना कह सुनाई। साथ ही हाथ जोड़कर विनती की कि प्रश्न का उत्तर बता दे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर है। चारों ने एक स्वर में कहा, बस आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताकर हमारी जान बख्शी करवाएं। बताइए आपकी क्या शर्त है? तुम में से 2 अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर दरबार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्त बताते हुए कहा। ये सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो, मगर वे कुछ बोले नहीं। अगर मौत का खौफ न होता तो वे बीरबल को मुंहतोड़ जवाब देते, मगर इस समय मजबूर थे। अतः तुरंत राजी हो गए। 2 ने अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, तीसरे ने उनका हुक्का और चौथा जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दरबार में बादशाह ने भी ये मंजर देखा और वो मौजूद दरबारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है गरज। अपनी गरज से ये पालकी यहां तक उठाकर लाए हैं। बादशाह मुस्कुराकर रह गए। वे चारों सिर झुकाकर एक ओर खड़े हो गए। कहानी 12 बीरबल कहां मिलेगा। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहां मिलेगा? बाग में, बीरबल बोला। वो आदमी थोड़ा सक्काया लेकिन फिर संभल कर बोला, वो कहां रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा,
तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वो फिर बीरबल के पास जा पहुंचा। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हां, मैं जानता हूं, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है? आदमी ने पूछा। बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया। अब वो आदमी भौचक्का रह गया। वो बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो? कहता हुआ वो कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या उटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। अंततः वो आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कुराए बिना न रह सका। कहानी तेरा बीरबल की खिचड़ी। एक दफा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने पानी में ठिठुरते बिताई और जहां पनाह से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताएं? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं सारी रात नदी छोड़ के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वो खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक कर पूछा, ये क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहां पनाह, जरूर पकेगी। वैसी ही पकेगी जैसी कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया। कहानी 14 रेत से चीनी अलग करना। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वो व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वो मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो?
इस पर बीरबल ने कहा, यह आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहां गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की ये चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कहानी 15 मोती बोने की कला। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जोरों का कोलाहल सुनाई दिया। सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीरबल बदमाश है, पापी है, इसे दंड दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के खिलाफ देख आज्ञा दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा, मैंने सारी चीजें तो आपको बता दी, पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। अकबर बोला, सच? क्या तुम वो जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं ये सीख न लूं, तुम्हें जीने का अवसर दिया जाता है। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ढा दिया जाए, क्योंकि इसी जमीन में उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महल ढा दिए गए। ये महल बीरबल की झूठी शिकायत करने वाले दरबारियों के थे। वहां बीरबल ने जौ बो दिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे। अगले दिन सभी आए। ओस की बूंदें जौ के पौधों पर मोती की तरह चमक रही थी। बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो निरपराधी दूध का धुला हो, इन मोतियों को काट ले। लेकिन यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे। कोई आगे न बढ़ा, लेकिन अकबर समझ गए कि गलतियां तो सभी से होती हैं। बादशाह ने बीरबल को मुक्त कर दिया। सार यह है कि किसी को दंडित करने से पूर्व उसके दोषी या निर्दोष होने के बारे में भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। कहानी 16 बादशाह अकबर और बीरबल शिकार पर गए हुए थे। उनके साथ कुछ सैनिक तथा सेवक भी थे। शिकार से लौटते समय एक गांव से गुजरते हुए बादशाह अकबर ने उस गांव के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस बारे में बीरबल से कहा तो उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु इसी गांव के किसी बाशिंदे से पूछकर बताता हूं। बीरबल ने एक आदमी को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, इस गांव में सब ठीक ठाक तो है ना? उस आदमी ने बादशाह को पहचान लिया और बोला, हुजूर, आपके राज में कोई कमी कैसे हो सकती है? तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने पूछा। गंग। तुम्हारे पिता का नाम? जमुना। और मां का नाम सरस्वती है? हुजूर, नर्मदा। यह सुनकर बीरबल ने चुटकी ली और बोला, हुजूर तुरंत पीछे हट जाइए। यदि आपके पास नाव हो तभी आगे बढ़े, वरना नदियों के इस गांव में तो डूब जाने का खतरा है। यह सुनकर बादशाह अकबर हंसे बगैर न रह सके। कहानी 17 अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वो सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वो अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम ये काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वो कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वो सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वो उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमड़ीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को ये कोयले की बोरी, क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊंगा।
ये बोलकर वो तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। ये बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमड़ीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद है जिन्हें ये अपना मां बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके मां बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा।